हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज लास्ट वीडियो तक अपन ने पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए अपन ने स्क्रू रूल पढ़ा था, राइट हैंड रूल पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखूं, अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैग्नेट क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैग्नेट के अंदर सबसे पहले अपने पास दो पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कभी भी आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि किसी मैग्नेट के अंदर केवल एक पोल है। कहने का मतलब मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मान लो मैं इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दूं, यानी जो मेरे पास मैग्नेट थी इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पोल्स हैं वो आपके जनरेट हो जाएंगे। यानी अगर आप इसको बीच से कट करोगे तो यहाँ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल। और यहाँ पे साउथ पोल तो था, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। यानी मैग्नेट के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, डाइपोल पाया जाता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल। दूसरी बात, अगर मैं इस मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर लटका देता हूँ, ठीक है, यानी मैग्नेट को अगर मैं बीच में से किसी धागे से बांधकर इसको लटका दूं, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इसीलिए आपको पता होगा कि कई बार अपन जंगल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अगर रास्ता भटक जाते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं, जो आपके पास कंपास होता है उसका यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, एक मैग्नेटिक निडल होती है और वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये थी अपने पास एक मैग्नेट, जिसके अंदर देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके अंदर होगा क्या, इस मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन जिसके अंदर कोई अदर थिंग्स को अपन लेके आते हैं या दूसरी वस्तुओं को जब इसके पास में लेके आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो वस्तुएं या तो आकर्षित होती हैं या प्रतिकर्षित होती हैं। तो यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन जिसके अंदर अपन क्या करें, रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करते हैं, वो फील्ड क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। चलो उसके बाद में अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पर देखूं, जो अपनी मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उनको अपन कुछ इमेजिनरी लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ पर देखो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो लाइंस क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। दूसरी बात यहाँ से देखूं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर क्या होती हैं, एंटर होती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर होती हैं। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है, यहाँ से आपका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो यहाँ अगर मैं फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से करेंगे, देखो, यानी
नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर एंटर होंगी। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया है जो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर हो रही हैं। चलो अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। चलो उसके बाद में अपन देखते हैं, अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अपन अभी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद में देखूं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहली बात तो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर प्रवेश करती हैं, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट तो अपन ने देख ली इनकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो अपनी कौन सी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, यानी कभी भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, अगर मैं इस इंटरसेप्ट पॉइंट पर कोई भी एक टेंजेंट बनाता हूं तो ये टेंजेंट क्या करती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो यहाँ अपने पास क्या आ रही है कि अगर आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट करती हैं तो उस पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक और डायरेक्शन मिलती है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। तीसरी अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये किसका निर्माण करती हैं, एक कार्व्ड सरफेस का निर्माण करती हैं, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक कार्व के रूप में निकलती हैं। चलो उसके बाद में ये तो था अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, और उसके बाद में अपन एससीओ डीसी जनरेटर की बात करेंगे। चलो अभी अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल पावर। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, देखो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क is called electrical power। अब यहां से देखो ये तो थी अपनी नॉर्मल डेफिनेशन, यानी अपन क्या बोलते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जब आप करंट फ्लो करते हो तो वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोला जाता है। लेकिन यहां पर देखो सर्किट के अंदर वर्क अपन किस तरीके से कर सकते हैं, जो वर्क होता है वो अपना एक एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी एनर्जी और वर्क अपन एक दूसरे से रिलेटेड मान सकते हैं। तो यहाँ से जो हीट एनर्जी होती है, हीट का जो डिसिपेशन होता है, यानी हीट जब लॉस होती है तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं। यानी अपन ने जब बोला था कि इलेक्ट्रिक जो पावर होती है वो क्या होती है, हीट का डिसिपेशन, यानी जब हीट किसी वायर से लॉस होती है तो वो क्या होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर होती है। चलो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि पावर है उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और P इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, W/T लिख सकते हैं। चलो उसके बाद में अगर यहाँ से वर्क की बात करूँ तो वर्क को अपन ने क्या लिखा था, पोटेंशियल इक्वल्स टू V W/Q, और यहाँ से W क्या हो जाएगा,
V इंटू क्यू, यानी ये अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, यानी V इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और W इक्वस टू क्या आ जाएगा अपने पास वी क्यू। तो यहाँ से देखूँ अगर मैं W को वी क्यू से रिप्लेस करता हूँ तो क्या बन जाएगा अपने पास P इक्वस टू वी क्यू अपॉन टी आ जाएगा। उसके बाद में देखूं जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि I इक्वस टू क्यू अपॉन टी, यानी करंट को अपन ने क्या लिखा था I इक्वस टू क्यू अपॉन टी लिखा था। अब यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी देखूं I इंटू टी। अब ये Q जो चार्ज है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो क्या बनेगा वी आई टी अपॉन टी, तो T से T कैंसिल हो जाएगा और P इक्वस टू क्या आ गया अपने पास वी आई। ये है अपने पास इलेक्ट्रिकल वर्क यानी इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। तो P इक्वस टू वी आई, यहाँ देखो V क्या है पोटेंशियल, और पोटेंशियल को अगर मैं ओम्स लॉ से और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं अपन V इक्वस टू आई आर। तो P इक्वस टू क्या बन जाएगा अपने पास आई आर इंटू आई, तो P इक्वस टू क्या हो गया अपने पास आई स्क्वायर आर। यहाँ से देखूँ अपन ने पावर के दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक तो वोल्टेज और करंट के बीच में और दूसरा है जो अपना करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। चलो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिकल पावर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो P इक्वस टू अपने पास होता है W अपॉन टी। यहाँ देखो W क्या है वर्क, और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल, यहाँ से T क्या है टाइम, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या कहलाता है यहाँ पर देखो वॉट, यानी जूल पर सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं वॉट बोला जा सकता है। चलो उसके बाद में अपन देखो यहाँ से बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या होती है, यानी किसी भी सर्किट की जो पावर है वो 1 वोल्ट कब हो सकती है। देखो P इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन टी, अगर मैं वर्क को 1 जूल मान लो, यानी वर्क कितना एज्यूम किया अपन ने 1 जूल, और टाइम है आपका 1 सेकेंड। तो यहाँ से देखो P इक्वस टू क्या आ जाएगा 1/1 इक्वस टू 1 वॉट। तो यहाँ से देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वायर के अंदर अगर 1 जूल वर्क है वो 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर सर्किट की जो पावर होगी वो कितनी होगी 1 वोल्ट होगी। चलो ये था अपना 1 वोल्ट की डेफिनेशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वोट अपना यूनिट था इसके अलावा अपने पास पावर के और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं। तो देखो एक होता है अपने पास किलोवाट, और किलोवाट को अगर वोट के अंदर चेंज करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है वोट के अंदर। अगर आपके पास हो मेगावाट, इसको अपन वॉट के अंदर चेंज करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 6 वॉट। एक और यूनिट होता है अपने पास हॉर्स पावर, जिसको HP बोला जाता है। तो 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वोट होते हैं 746 वोट। तो ये थे अपने पास पावर के कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स। उसके बाद में अपन देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन क्या बोल सकते हैं। देखो अपन ने P इक्वस टू लिखा था W अपॉन टी, यानी पावर क्या होती है द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अगर यहाँ से मैं वर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास P इंटू टी, और अपन यहाँ पे जानते हैं कि जो वर्क है वो एनर्जी का ही एक पार्ट माना जाता है। तो यहाँ से देखूँ अगर मैं किसी भी अप्लायंस की जो पावर है उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्क आ जाएगा, और ये वर्क ही क्या कहलाएगी आपकी जो अपना सर्किट है उसकी
एनर्जी कहलाएगी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। चलो उसके बाद में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसके और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं। वैसे तो मेन यूनिट तो आपका क्या होता है, जूल होता है, यानी वर्क का अगर आप यूनिट जूल लेते हो तो एनर्जी का भी यूनिट अपन क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का यूनिट होगा वो अपन पावर के अंदर या सर्किट के अंदर अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो क्या होता है, kWh, यानी किलोवाट आवर। यहाँ से देखूं, अगर आपके पास जो एनर्जी है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है अगर वो किलोवाट के अंदर हो और यहाँ पर जो आपने टाइम लिया है वो किसके अंदर हो, आवर के अंदर, तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो किसके अंदर होगी, किलोवाट आवर के अंदर। ध्यान रखना एनर्जी यहाँ पर किस में काउंट करनी है, किलोवाट के अंदर, और टाइम यहाँ पर किस में काउंट करना है, आवर के अंदर। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि जब एनर्जी किलोवाट के अंदर हो और टाइम आपका किस में हो, आवर के अंदर, तो सर्किट की जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी होगी, kWh, यानी किलोवाट आवर होगी। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि जब आप घरों के अंदर जो भी आपके मीटर वगैरह लगे होते हैं वहां पर अपन रीडिंग की जांच कैसे करते हैं, यानी अपने घर के अंदर कितने अप्लायंस लगे हुए हैं, और अगर वहां पर अपन ये देखना चाहें कि अगर अपन किसी एक बल्ब को कितने टाइम तक चालू रखें कि वहां पर जो यूनिट है वो 1 आती है, तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं कि अपन जो यूनिट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। चलो देखो यहाँ पर kWh, पहले सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, kWh को जूल के अंदर चेंज कर लेते हैं, यानी जो आपकी एनर्जी है वो अगर किलोवाट आवर के अंदर हो तो उसको अपन जूल के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किलोवाट की, और किलोवाट को अगर वाट के अंदर चेंज करना हो तो अपन क्या काम में लेते हैं, 1000। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका टाइम है वो किसके अंदर है, आवर के अंदर, तो इसका ऐसा यूनिट अगर अपन देखें तो टाइम का क्या लेते हैं अपन, सेकंड, और यहाँ पर जो आवर है उसको सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं 36,000, यानी 3600। ये आ गई आपके पास 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। अब यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आता है, ये आ गया। अगर इसको 10 की पावर में लिखूं तो क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा। तो ये हो गई आपके पास 1 किलोवाट के अंदर जूल की संख्या। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, अगर 1 किलोवाट के अंदर आपको जूल की संख्या पूछता है तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल आ जाएगा। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, P इंटू टी अपॉन 1000। यानी जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके पास 100 वॉट का एक बल्ब है, एग्जाम्पल देखना ढंग से, 100 वॉट का एक बल्ब है जो डेली 10 आवर तक यूज किया जाता है, यानी एक 100 वाट का बल्ब है जिसको प्रतिदिन कितना चलाया जाता है, 10 घंटे चलाया जाता है। तो वहां पर यूनिट कितनी होगी, देखो यहां से आपको यूनिट के द्वारा मेजरमेंट करना पड़ेगा कि अपने को क्या क्या दे रखा है। तो वॉट किसका यूनिट है, पावर का, यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपना बल्ब था उसकी पावर कितनी है 100 वॉट, और उसको डेली कितने टाइम तक चलाया जाता है 10 आवर। तो टाइम यहाँ से कितना दे रखा है आपको 10 आवर। तो यहाँ से देखो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन 1000।
देखो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 1 यूनिट। कहने का मतलब जब आप 100 वॉट के एक बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाते हो तो वहां पर कितना यूनिट रीडिंग आता है आपका 1 यूनिट। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जितने भी अप्लायंस हों अगर उन सब की अपने को पावर दे रखी है तो सबसे पहले अपन उनकी पावर टोटल पावर निकाल लेंगे, उसके बाद में वो अप्लायंस कितने टाइम तक जलाए जाते हैं वो टाइम, और वो जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट कर देंगे अपन, पावर इनटू टाइम अपॉन 1000। यहाँ से जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, यूनिट्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या देख लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए। चलो उसके बाद में अपन बात करेंगे एसी और डीसी जनरेटर की।